कल्पना कीजिए एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की जहां इंसान ये तो जान चुका था कि धरती गोल है, लेकिन समंदर के उस अनंत क्षितिज के पार क्या छिपा है, ये सवाल पूरी सभ्यता की रूह को बेचैन किए हुए था। 15वीं सदी का वो दौर जब यूरोप की ठंडी हवाओं में एक ही नाम की गर्माहट थी, भारत। वो भारत जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला एक ऐसा जादुई सपना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ की मिट्टी से केसर की खुशबू आती है, जहाँ का रेशम चांदनी की तरह पारदर्शी है और जहाँ की नदियों में हीरे मोती ऐसे मिलते हैं जैसे प्रकृति ने अपना सारा खजाना इसी सरजमीन पर लुटा दिया हो। लेकिन उस जन्नत तक पहुंचने का हर रास्ता कांटों से भरा था। जमीनी रास्तों पर अरब के सुल्तानों का पहरा था और समंदर के बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं कि वहां विशाल समुद्री राक्षस जहाजों को निगल जाते हैं। यूरोप भारत की खनक सुन सकता था, उसकी जरूरतों के लिए तड़प सकता था, लेकिन उसे छू नहीं सकता था। इसी छटपटाहट ने पुर्तगाल के एक जिद्दी और फौलादी इरादों वाले नाविक वास्को द गामा को जन्म दिया। वो सिर्फ कहानियां सुनकर संतुष्ट होने वाला इंसान नहीं था। उसने अपने राजा मैनुअल प्रथम की आंखों में आंखें डालकर वादा किया कि चाहे समंदर की लहरें मेरा कफन बन जाएं या तूफान मुझे जिंदा निगल जाए, मैं लौटूंगा तो सिर्फ भारत की मिट्टी को छूकर। 8 जुलाई 1497 का वो ऐतिहासिक दिन जब 4 विशाल जहाज लिस्बन के बंदरगाह से रवाना हुए तो तट पर खड़े हजारों लोग आंसुओं के साथ उन्हें विदा कर रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये लोग कभी लौटेंगे भी या नहीं। समंदर ने उनकी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महीनों तक उन्हें सिर्फ अंतहीन नीला पानी और खौफनाक सन्नाटा ही दिखाई दिया। पीने का पानी सड़ चुका था, नाविक स्कर्वी जैसी बीमारियों से गल रहे थे और रात के अंधेरे में सिर्फ ध्रुव तारा ही उनका एकमात्र सहारा था। कई बार नाविकों ने विद्रोह किया, कई बार मौत सामने खड़ी दिखी, लेकिन वास्को द गामा की गरज की हुई आवाज जहाजों पर गूंजती रही। हौसला मत हारो, मौत पीछे लौटने में है, मंजिल तो सामने खड़ी है। फिर आया अफ्रीका का वो दक्षिणी सिरा जिसे केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप कहा जाता था, जहां लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची थीं। वहां मौत से लड़ते हुए उन्होंने उसे पार किया और उसे नया नाम दिया, केप ऑफ गुड होप, उम्मीद की किरण। आगे की यात्रा में अफ्रीका के पूर्वी तट पर उन्हें एक अनुभवी भारतीय या अरब मार्गदर्शक मिला जिसने हवाओं का मिजाज पढ़ना सिखाया। और फिर 10 महीनों के खौफनाक संघर्ष के बाद 20 मई 1498 की वो सुहानी सुबह आई। हवा अचानक ठंडी और चंदन की भीनी भीनी खुशबू से भर गई। दूर पहाड़ों पर नारियल के ऊंचे पेड़ लहराने लगे और मंदिरों के शंखों की आवाज लहरों पर तैरती हुई उन तक पहुंची। सामने कालीकट का सुनहरा तट था। जब जहाजों ने लंगर डाला तो कई नाविकों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने उस पवित्र मिट्टी को चूम लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग की खोज नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के 2 महानतम छोरों का मिलन था। भारत सिर्फ दौलत का केंद्र नहीं था, वो तो आयुर्वेद, नक्षत्र विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की वो भूमि थी जहां के लोग तारों की भाषा समझते थे और कला से पत्थर को भी बोलता हुआ बना देते थे। हालांकि इस खोज ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जहां पुर्तगाली आए, वहीं उनके पीछे लालच लेकर डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी खिंचे चले आए। व्यापार के बहाने आई इन ताकतों ने भारत की संपत्ति को लूटने की कोशिश की और इसी धरती पर उपनिवेशवाद का काला अध्याय शुरू हुआ। लेकिन लुटेरे शायद ये भूल गए थे कि भारत को कुछ समय के लिए जंजीरों में तो जकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसी मिट्टी ने फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस, भगत सिंह के बलिदान, सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम और महात्मा गांधी के अटूट सत्य को जन्म दिया। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी का सूरज उगा तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि भारत को सिर्फ सम्मान दिया जा सकता है, उसे जीता नहीं जा सकता। क्योंकि असल में भारत कभी खोया ही नहीं था, वो तो हमेशा से अपनी जगह पर अडिग था। बस दुनिया को उस तक पहुंचने में सदियों का समय लग गया। आज भी भारत सिर्फ एक भौगोलिक नक्शा नहीं है, भारत एक प्राचीन विचार है, एक निरंतर बहती हुई चेतना है, और विचार कभी मरते नहीं। वे युगों युगों तक मानवता को सत्य और विकास की रोशनी दिखाते रहते हैं।